अलबेले दिन प्यारे मेरे बिछड़े साथ सारे हाय कहाँ गए हाय कहाँ गए आँखों के उजियारे मेरी सूनी रात के तारे आए कहाँ गए आए कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छीन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। चलिए आज किशोर कुमार के म्यूजिक की खोज करते हैं दोस्तों। कहाँ से शुरुआत हुई इस दिल को छू लेने वाली म्यूजिक की एक्सप्लोरेशन, और ये म्यूजिक कहाँ से आया, किस जहन से, किस गहराई से ये निकला, कौन थे इनके मेंटोर, कौन थे इनके गुरु। 6 साल की उम्र में कौन थे इनके गुरु, और वो भी 9 साल के गुरु। बताते हैं। इसके पहले बताऊं कि मैं संथाल परगना जो भागलपुर कमिश्नरी के पास का इलाका है वहां रहता था, पला बड़ा हुआ था। काफी ग्रीनरी थी, हरियाली थी और पहाड़ियां थी, नदियां थी। पिकनिक करते थे बचपन में। मेरे पिताजी वो मोमेंट्स दिया करते थे, ब्यूटीफुल मोमेंट्स एडवेंचर के। तो एडवेंचर का म्यूजिक इन फैमिली तो बिल्कुल था ही। 4 भाई थे, 4 भाई और उसमें एक सिस्टर, और माता पिता ने आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर सब कुछ भर भर के दे दिए थे। तो शुरुआत हुई म्यूजिक की वहां से, और जहन में था। एक दिन भागलपुर में बचपन में की कहानी है, एक पेपर में दूर गगन की छांव में मूवी और फिर चलती का नाम गाड़ी का जिक्र आया था। तभी किशोर कुमार के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो हुआ यूं कि उसमें लिखा हुआ था कि वो मध्य प्रदेश जो बहुत ही हरा घना एक प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, वहाँ एक खंडवा जिला है जहाँ के रहने वाले थे किशोर। तो उससे ही दिलचस्पी जागी थी, खंडवा जरूर जाएंगे कभी। ऐसा ही हुआ। वहां से भागलपुर से दिल्ली की तरफ रवानगी हुई थी। वहां सर्विस 17 साल करने के बाद अचानक से एक सरकारी जॉब देखकर, वो भी खंडवा के नेक्स्ट स्टेशन नेपा नगर में मेरी पोस्टिंग, और 13 साल था। जब वहां पहुंचा तो एक बंगला, अच्छा सा ऑफिशियल बंगला मिला हुआ था जो आप देख रहे हैं। इस बंगले के सामने वाली रोड पर एक सज्जन बिल्कुल इवनिंग वॉक करते हुए नजर आते थे। एवरी इवनिंग एक लाठी लिए हुए, ऊंचे कद का, धोती कुर्ता, बंगाली अटायर, और बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत डिसिप्लिन्ड एंड बहुत स्ट्रिक्ट भी मुझे सुनने में आया। तो वो डेली वॉक किया करते थे। जी हाँ, जब मुझे बताया गया कि वही थे किशोर कुमार के 6 साल की उम्र के गुरु म्यूजिक के, जो म्यूजिक टुगेदर एक्सप्लोर किए थे, जिनमें म्यूजिक उतना ही कूट कूट कर भरा था जितना किशोर कुमार में, जिन्होंने आज चल के तुझे मैं लेके चलूं,
जिसकी शुरुआत भी उन इनिशिएशन इनके द्वारा हुई थी राइटिंग की। इनकी डायरी मैन्युस्क्रिप्ट मैंने पढ़े हैं, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लिरिक्स, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स नाटक के, सब कुछ। ही वॉज वर्सेटाइल इंसान। और किशोर कुमार के साथ कैसे उनकी म्यूजिक स्टार्ट हुई ये बताएंगे वो। सा और पा के ऊपर हारमोनियम पे, गौरी कुंज पे किशोर कुमार को इनिशिएट किया करते थे, और सा पा पे सुनिए जरा, फिर बात करते हैं। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल कैसे। शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल जो मुझे फिर से बुलाए, वो इशारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। तो इस तरह किशोर कुमार गुरुजी हिमांशु जी महाराज से गाना सीखते थे, जो कि 3 साल बड़े थे उनसे, और हारमोनियम के सा और पा पर ओनली 6 साल की उम्र थी किशोर कुमार की। खंडवा की बात है उन दिनों की। तो ये बॉम्बे गए थे किशोर कुमार, अनूप कुमार, अशोक कुमार जी के साथ, ज्वाइन किए थे। काफी गीत लिखते थे और सब कुछ लिखते थे। कुछ मनमुटाव हुआ वहाँ बॉलीवुड में किसी के साथ, उसके बाद उन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर खंडवा से फिर नेपा आ गए, और फिर यहाँ एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। म्यूजिक की तालीम और आर्ट कल्चर नेपा नगर जैसे शहर को देने लगे। तो नेपा नगर में लोग उनको बहुत मानते थे, उनसे काफी उनको गोपाल दास जी, नीरज राष्ट्रकवि, वो भी जानते थे, काका हाथरस जी जानते थे। वो सब नेपा नगर आए थे, उनसे सब एक स्टेज शेयर करते थे, और वो एक लेजेंड थे। हिमांशु गांगुली उनका नाम मैंने बताया। तो इन्होंने आ चल के तुझे मैं लेके चलूं इनिशिएट किया था, और कैसे आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक नेचुरल नेचर सेटिंग्स का गाना है। इसकी शुरुआत भी मुझे लगती है यहाँ से ही, इन दोनों के, किशोर कुमार और इनके जो एक्सप्लोरेशन थे, यहाँ से निकली है, इससे जन्म है। तो मैं जब देखा वो धोती कुर्ता पहने हुए एक सज्जन मेरे बंगले के साइड से जाते रहे हैं, तो एक दिन मैंने उनको आवाज दी और फिर प्रणाम किए, पैर छुए और उनको बताया मेरा नाम सुधीजीत सिन्हा है और मैं यहाँ नेपा नगर में एक अधिकारी के तौर पे आया हूँ, ये सामने बंगले पे रहता हूँ, मैं बहुत खुश होऊंगा
वो उस दिन तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो काफ़ी हमारे ताल्लुकात बढ़े। उन्होंने मेरे गाने सुने, सराहे, फिर अपने म्यूज़िक की बात कही। मैं उनकी म्यूज़िक सुन नहीं पाया था, करीब 80-85 की उम्र थी। और हमारे घर में विजया सम्मेलन के प्रोग्राम में भी आए थे। मैं उनके यहाँ जाता था, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को खंगालता था, टटोलता था, पढ़ता था बीच बीच में। उनके जो पोते अभिषेक, जो उनका पोता है, तो ये पोता काफ़ी आता था मेरे बंगले पे हर संडे को करीब करीब, और मुझसे किशोर कुमार के गाने वो सीख कर जाता था और कहीं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, कहीं दूर दराज में जाता था प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए। तो ये मेरी खुशकिस्मती थी। और एक बात बताना भूल गए, जब हम खंडवा पहुंचे थे तो खंडवा में घर की चाबी, गौरीकुंज के घर की चाबी रमणीक भाई मेहता लेकर आए थे। तो ये भी महज इत्तेफाक है कि रमणीक भाई मेहता 4 साल की उम्र जब किशोर कुमार की थी तो उनके दोस्त रहा करते थे शुरू से आखिर तक। और ये रमणीक भाई मेहता ने बताया, लूची आलूदम हम रखे था मुख ने, ड्राइंग रूम में दिखाया था, बताया यहाँ लूची आलूदम खाते थे। और पूरी घर की किशोर कुमार के नेफ्यू और हिमांशु गांगुली जी के बड़े बेटे, उनका नाम है संजय गांगुली जी, उनसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं उनके घर। दोस्तों, तो आज बहुत ख़ास मौसम है और मिजाज है, और हमारे सामने मैं आया हूँ मिलने के लिए किशोर कुमार के कज़न ब्रदर हिमांशु गांगुली जी के बड़े बेटे संजय गांगुली जी से। ये मेरी खुशकिस्मती है कि किशोर कुमार के जो नेफ्यू हैं उनके साथ मेरी मुलाकात हो रही है और जानते हैं। और फर्दर ब्लॉग में तो जो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावे भी मुझे जानना था कुछ, तो हम आपसे। संजय गांगुली जी नमस्कार। नमस्कार। किशोर दा के बचपन के बारे में, जब किशोर दा का बचपन था, ऑब्वियसली आपका जन्म नहीं हुआ था, बिकॉज हिमांशु गांगुली दा उनके कजिन जो हैं और आपके पापा वो थे उनके साथ। तो आपने अपने पापा से क्या क्या सुना था, उनके बचपन की कुछ एनेक्डोट्स, उनकी कुछ कहानियां जरा बताएं। रियाज कैसे करते थे, बहुत कुछ सुनता था, लेकिन आपसे आपकी जुबानी में सुनना चाहता हूं प्लीज। देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे पास में जो स्मृतियां हैं, जो कुछ मैंने अपने पिताजी से सुना या खंडवा के कुछ पिताजी के मित्र या दूसरे मेरे रिलेटिव्स के पास से जो कुछ भी सुना मैं बस उनको एक शेयर कर सकता हूँ। उनके कोई दस्तावेज तो है नहीं, लेकिन ये जो भी कह रहा हूँ मैं, उसकी सत्यता कई बार प्रमाणित की है मैंने दूसरों से। बचपन में मेरे पिताजी किशोर कुमार और उनकी जो मित्र मंडली थी, तो जिन्हें आज हम लोग फक्कड़ कहा करते हैं, ये उस टाइप के लोग थे। मतलब अब सिगरेट पीना और सिगरेट खरीदने के लिए माचिस की डिबिया बेचकर सिगरेट खरीदना। और जहाँ तक आपने रियाज की बात की है, तो संगीत जो है उस जमाने में शायद संगीत का एक अलग स्तर था, जहाँ पर के.एल. सहगल, पंकज मल्लिक जैसे धुरंधर कलाकार मौजूद थे। और जिस तरह से आज हम लोग किशोर कुमार जी को या मोहम्मद रफ़ी जी को फॉलो करते हैं, उनके तरह बनना चाहते हैं, इसी तरह से ये जो युवा वर्ग था, ये भी उनके उस समय के जो गायक थे उन लोगों को फॉलो करना चाहते थे। किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि गॉड गिफ्ट थी उनकी आवाज़। जी हाँ, लेकिन ये गॉड गिफ्ट कैसे हुई, इसके बारे में मैंने पिताजी से जो संस्मरण सुने हैं कि उन्होंने किशोर कुमार जी को और खुद भी गाने के लिए बड़े शौकीन थे, गाने की प्रैक्टिस किया करते थे। के.एल. सहगल उनके आदर्श थे। इसी कड़ी में आवाज़ को कैसे साधा जाए,
तो उसके लिए ना उन्होंने हारमोनियम की मदद की, ना हारमोनियम सीखा, कुछ नहीं। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि अपनी आवाज़ को संतुलित कैसे किया जाए। इसके लिए जो पिताजी कहा करते थे, मतलब मेरे पिताजी स्वर्गीय हिमांशु गांगुली, कि वो लोग जंगलों में चले जाते थे और वहाँ जाकर जोर जोर से पूरा गला खोल के चिल्लाया करते थे, आलाप लिया करते थे। और इसी तरह आवाज़ के जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो नल का जो बहता पानी है टब में या कहीं पर जो बहता पानी है, उसके साथ में उसकी वाइब्रेशन के साथ में अपने आवाज़ के वाइब्रेशन का उतार चढ़ाव मेंटेन करना, ये पिताजी हमको कहा करते थे। हम तो उनके उसमें कुछ सीख नहीं पाए, जो कुछ भी है सुन सुन के सीखा है। लेकिन किशोर जी उनके साथ में रहा करते थे, उन्होंने सीखा और उसका जो नतीजा है वो दुनिया के सामने है। आज सभी को पता है कि किशोर कुमार जी जो हैं उनके लिए कोई सा भी गाना, किसी भी तरह का गाना असंभव नहीं था। चाहे वो दुख भरे गाना हो या बहुत ज़्यादा उत्साह का गाना हो या बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाना हो या किसी भी तरह की गज़ल से हो या स्लो गाना हो, हर एक तरह का गाना इतनी आसानी से वो गा लिया करते थे। और उस गाने को बाद में जब सुनते थे हम तो लगता था कि इस आदमी के अंदर कितना टैलेंट है, किस तरह का टैलेंट है ये। तो ये सब चीज़ें जो है बचपन में उनकी आवाज़ को साधने का एक तरीका था। दुनिया जानती है न किशोर कुमार ने संगीत की शिक्षा ली थी और मैं जानता हूँ कि न तो मेरे पिताजी ने कोई संगीत की शिक्षा ली। लेकिन जो हमने पिताजी का सुना है गीत, पिताजी मेरे बहुत अच्छे गायक भी थे, बहुत अच्छे पोएम राइटर भी थे, लिरिक राइटर थे। और जैसा हमने सुना है कुछ फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में उन्होंने कुछ गीत लिखे भी थे राजशेखर के नाम से। अब मुझे तो पता नहीं है, उस काल का 50, 60, 70 साल की पहले की बातें हैं। पर खंडवा के कुछ निवासियों से, मेरे अंकल थे जो पिताजी के दोस्त थे, रमणीक जी मेहता जैसे कुछ बुजुर्ग थे हम लोगों के लिए, हम उनसे सुना करते थे। दुर्गा चटर्जी थे, ऐसे मिस्टर भट्टाचार्य थे, भट्टाचार्य जेठू थे हमारे, इन सबसे हम सुना करते थे। पिताजी के बारे में वो कहा करते थे कि ये आदमी गलत जगह पर आ गया है, ये आज शायद फिल्मी दुनिया में होता तो कहीं और होता था। लेकिन ठीक है, अब नियति है। फिर भी पिताजी के पास जो था, जो हमने देखा, वो बहुत ही उसमें एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। पिताजी की मैंने अभी कहा कि पोइट्री लिखा करते थे, कवि सम्मेलनों में जाया करते थे। नेपानगर में तुलसी जयंती, श्रावण महीने में एक तुलसी जयंती का उत्सव होता है 7 दिन का। उसमें एक दिन रहता है कवि सम्मेलन और उसमें देश के बड़े बड़े कवि सहभागी होते हैं। कई बार जो थे राष्ट्र कवि आपके गोपालदास नीरज, शिवमंगल सिंह सुमन और काका हाथरसी, ऐसे कवियों को हमने वहाँ देखा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 2-3 बार मैंने जो नोटिस किया, जो मुझे याद है, कवि सम्मेलन की शुरुआत में गोपालदास नीरज जी अपने हाथ में माइक लेकर कहते थे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके ही शहर के सबसे बड़े कलाकार जो आपके शहर में रहते हैं, जो लिख लेते हैं, जो गा सकते हैं, जिनके पास कई तरह की अभिधाएं है, तो ऐसे व्यक्ति से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वीणा वादिनी वर्दे का जो गीत है वो हम उनसे सुना। और उसके बाद पिताजी का वो गीत वीणा वादिनी वर्दे जो सरस्वती वंदना है उससे शुरुआत होता था। और पूरे नेपानगर के लोग उस गीत को सुनकर कहते थे कि ऐसा लग रहा है आंख बंद करके जैसे किशोर कुमार इस मंच पर उपस्थित हैं। मतलब इतनी सिमिलरिटीज या इतनी तरह से उन लोगों के व्यवहार में या उनका एक दूसरे के लिए जो सीखने सिखाने या एक दूसरे का जो प्रभाव था वो इतना था उनके ऊपर। और भी कई यादें हैं, हम पिताजी से सुना करते थे। पिताजी को प्रिय थे के.एल. सहगल प्रिय थे, हम लोगों को बचपन में सुनाया करते थे। मेरी सिस्टर को सुनाया करते थे, सो जा राजकुमारी सो जा। और एक गीत था, पिताजी शिक्षक थे
बहुत बड़ी उनकी भी आशाएं थी। 4-5 हम 4 भाई बहन हम लोग थे। लेकिन एक गीत जो उनकी आंखों में हम लोग देखते थे, वो पंकज मल्लिक का एक गीत मैं एक लाइन में सुनाऊंगा आपको। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। तो इस तरह से हमने हमारे पिताजी को सुना है बचपन में, और बस इसके आगे तो जो है सब कहानियां ही हैं। और एक बात ऐड करना था, वैसे तो खंडवा के होने के निवासी होने के कारण मेरे पापा और किशोर कुमार जी दोनों कजिन ब्रदर थे। इसके अलावा अशोक कुमार जी की जो श्रीमती जी हैं, वो उनकी जो बहन है सिस्टर, उनका विवाह मेरे ताऊजी के साथ में हुआ था, जो पूना में रहा करते थे। और पिताजी और किशोर कुमार जब खंडवा से बम्बई गए, एक फिल्म आई थी हाफ टिकट, उस फिल्म में ये कहानी है। वो जाके पूना में मेरे ताऊजी के घर में ही रुके थे, और हमारी जो ताई जी थी उनके साथ में वो बहुत ही उनका मन स्नेहल मन था। तो ये दोनों उस वक्त किशोर कुमार के जो ब्रदर हैं अशोक कुमार उस वक्त इस्टेब्लिश हो चुके थे। इसके बावजूद किशोर कुमार अपने भाई साहब के साथ में न रहते हुए हमारी ताई जी और पिताजी के ताऊजी के घर में ये दोनों बंधु वहीं रहा करते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे मतलब जिन्हें वो भाभी कहा करते थे, उनके पास में उनको ज़्यादा मतलब सहूलियत और बड़ी फ्रीनेस आत्मीयता मिलती थी, ऐसा पिताजी कहते रहे। इसलिए उनको वहीं ज़्यादा अच्छा रहता था। तो किशोर कुमार जब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और आपकी आराधना या उसके पहले की 1-2 पिक्चरें आई, SD बर्मन ने उनको एस्टेब्लिश करवा दिया। उसके बाद फिर वो बम्बई शिफ्ट हुए। एक गीत का जो जिक्र हो रहा है दूर गगन की छाँव में फिल्म का, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जिस गीत की रचना में मेरे पिताजी श्री हिमांशु गांगुली और किशोर कुमार जी दोनों का सम्मिलित प्रयास था। और जो गीत कालांतर में एक मतलब जिसको कहते हैं कि जैसे एंथम कहते हैं, उस तरह से विकसित हुआ। आज भी कोई भी कलाकार जब किशोर कुमार का प्रोग्राम परफॉर्म करता है स्टेज के ऊपर, इस गीत को भूलता नहीं है, क्योंकि ये गीत जो है एक आत्मा से निकली हुई आवाज है। और जैसा मैंने कहा था, जंगलों में या नल के नीचे आवाज को साधने का प्रयास, उसी तरह से इसमें जो किया गया है। तो आप कह रहे थे कि ये गीत आपने मेरे पापा को सुनाया, तो मैं चाहूंगा ये गीत आप फिर से एक बार इस ब्लॉग में ऐड दीजिए आपकी आवाज में। मैं भी सुनना चाहूंगा। महाराज यादें गुजर जाती है पगडंडियों की तरह। वाह। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई वैर न हो, सब मिलके यूं ही चले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। आपकी आवाज भी तारीफ काबिल है और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। और ये ब्लॉग में बहुत सारी चीजें अनकही हैं, कहा नहीं जा सकता है, शायद आपका ब्लॉग कम पड़ जाए। कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें हैं, और उसके लिए मैं भावनाओं में मुझे कुछ पुरानी यादें आ रही हैं, मेरी आंखें भी भरने लगी हैं।
क्योंकि बहुत आज से करीब 25, 30, 35, 40 साल पुरानी बातें हैं, जब पिताजी से हम ये सुना करते थे या खंडवा में सुना करते थे, जब उम्र थी हमारी 11 से 15, 16 साल की। तो फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इसी ब्लॉग के माध्यम से मैं मेरे पिताजी को नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे।